वेलकम टू माय चैनल CIB मेड सिंपल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी आप लोगों की हमेशा के लिए डिमांड रहती है, हमेशा से डिमांड रहती है दोस्तों। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो AVM से है दोस्तों, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। लगभग मैंने सारे के सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर चुका हूँ और साथ ही साथ केस स्टडी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन है वो मिक्स टाइप क्वेश्चन है, सभी टॉपिक से इंक्लूडेड है इसमें। तो फ्रेंड्स इससे आपको चेक होगा कि आप कितना समझ रहे हैं, कितना चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो अच्छा होगा कि आप पहले एक बार खुद से अटैम्प्ट करें इन सभी क्वेश्चन को और फिर जो मैं बता रहा हूँ उसे सुने। तो इससे ये पता चलेगा आपको कि हाँ ये मेरा गलत था और ये मेरा सही था। तो ट्राई करें कि पहले खुद से अटैम्प्ट करने का, फिर मेरे जो एक्सप्लेनेशन है उसे सुने। आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन इसमें दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए, GDP एट करेंट प्राइस इज़ रियल GDP, और ऑप्शन बी है GDP एट बेस प्राइस इज़ रियल GDP। तो दोस्तों GDP टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बताया था कि दो तरह के GDP होते हैं, एक होते हैं नॉमिनल GDP और एक होते हैं रियल GDP। तो जो करंट प्राइस पे GDP होते हैं उसे हम लोग नॉमिनल GDP कहते हैं, और जो बेस प्राइस पे GDP होते हैं उसे हम लोग रियल GDP कहते हैं। तो दोस्तों पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है दोस्तों, कि बेस प्राइस के GDP को हम लोग रियल GDP कहते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन ए है करंट प्राइस का GDP वो गलत है, उसे हम लोग नॉमिनल GDP कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा मॉड्यूल सी से रिलेटेड है, जो कि HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है हमारे AVM का। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है HRD का सब सिस्टम है। ऑप्शन ए है ट्रेनिंग, ऑप्शन बी है कैरियर पाथ, ऑप्शन सी है परफॉर्मेंस अप्रेजल और ऑप्शन डी है ऑल। यानी कि हमारा HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कौन सा इनमें से सब सिस्टम है। तो दोस्तों HRD का जहाँ तक बात है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की बात होती है, तो वो ट्रेनिंग से भी होती है, कैरियर पाथ प्लानिंग से भी होती है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है जहाँ तक बात है HRD के सब सिस्टम की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मतलब ट्रेनिंग, कैरियर पाथ, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये सभी के सभी HRD के सब सिस्टम है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि इसमें पूछा गया है कि गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज थ्रू स्पीच, रिटन वर्ड और अदर मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन टू अ लर्नर इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज थ्रू स्पीच, रिटन वर्ड और अदर मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन टू अ लर्नर इज कॉल्ड। तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एंड द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्किल एंड एबिलिटी एंड मेक यूज ऑफ इट इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इससे फिलअप करना है हमें ब्लैंक्स को लर्निंग और ट्रेनिंग से। तो आप खुद बताइए दोस्तों, पहला में क्या कहा गया है। पहला में कहा गया है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, या नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे, स्पीच से, रिटन वर्ड से या अदर मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन से किसी लर्नर को। तो ये होगा हमारा क्या दोस्तों, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में यही किया जाता है ना, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको आपके जो टीचर होते हैं, ट्यूटर होते हैं, जो मेंटर होते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्पीच से, रिटन वर्ड से या अदर मेथड से। और जब आप वो जो टीचिंग था उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप अपना स्किल और एबिलिटी को बढ़ाते हैं, उन सभी नॉलेज को, तो ये जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं क्या, लर्निंग। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें होगा ट्रेनिंग, और दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें होगा लर्निंग। तो ट्रेनिंग, लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी मॉड्यूल सी से ही लिया गया है, मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू फैक्टर हाइपोथेसिस लीडिंग टू जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन टेक्स इनटू अकाउंट मोटिवेशनल फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर एज पर डैश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो कुछ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, उनमें से टू फैक्टर हाइपोथेसिस जिसके कारण जॉब डिससेटिस्फैक्शन होता है या सेटिस्फैक्शन होता है, जिसमें मोटिवेशनल और हाइजीन फैक्टर होता है, वो किसके अंदर आता है। ऑप्शन को देखिए, सी एल्डरफर थ्योरी, बी का रहा है BF स्किनर थ्योरी, और सी का रहा है हर्जबर्ग थ्योरी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने मोटिवेशन थ्योरी भी कवर किए हैं अपने लेक्चर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर्जबर्ग थ्योरी यही कहता है, हर्जबर्ग थ्योरी रिलेटेड है मोटिवेशनल फैक्टर से और हाइजीन फैक्टर से, ठीक है, हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एज पर मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी 5 नीड्स इंक्लूड। तो दोस्तों मैस्लो का जो थ्योरी है उसमें 5 नीड दिया गया है। पहला सोशल नीड, दूसरा सेल्फ स्टीम नीड, तीसरा साइकोलॉजिकल नीड, चौथा सेफ्टी नीड, पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है, ये जो ऑर्डर दिया है ये रैंडम ऑर्डर है, हमसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑर्डर है ऑप्शन नंबर बी, 3 4 1 2 5। कैसे देखिए, सबसे पहला जो नीड है, सबसे बेसिक नीड है वो है साइकोलॉजिकल नीड। उसके बाद जो नीड है वो है सेफ्टी नीड। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नीड है वो है सोशल नीड।
उसके बाद आता है दोस्तों सेल्फ एस्टीम नीड, और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो देखिए सेफ्टी सब चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी नीड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेफ्टी को सबसे पहले रखा गया है, साइकोलॉजिकल को उससे भी पहले रखा गया है, सोशल को उसके बाद रखा गया है, सेल्फ एस्टीम को उसके बाद, और फाइनली रखा गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू ई लर्निंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते वक्त। ऑप्शन ए देखिए, लर्नर कैन स्टडी एट हिज ऑन पेस। ऑप्शन बी कह रहा है इट इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ आइसोलेशन। ऑप्शन सी कह रहा है कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज कॉस्टली। एंड ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ द। तो दोस्तों लर्निंग के बारे में पूछा गया या ई लर्निंग के बारे में पूछा गया है। तो ई लर्निंग में देखिए एक फ़ायदा तो होता है ना दोस्तों कि आप अपने पेस से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कभी पढ़ने का मन किया कि पढ़िए, जिस स्पीड से आप उसको वैरी कर सकते हैं। जैसे आप अभी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आप चाहे तो 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं, या 1x पे भी देख सकते हैं, या 0.5x पे देख सकते हैं। तो एज़ पर योर ऑन पेस यू कैन लर्न। उसके बाद दूसरा है कि इसमें एक आइसोलेशन का सेंस होता है दोस्तों, आप अकेले पढ़ रहे हैं। और तीसरा है क्या कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और कॉस्टली भी होता है, दोनों तरह का लर्निंग होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कोई पेड वर्जन आपने अपने CIV के लिए लिया तो वो कॉस्टली हो गया, और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो जस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यानी कि तीनों के तीनों करेक्ट हैं। हमसे पूछा गया नॉट करेक्ट, तो सभी के सभी करेक्ट हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला जो क्वेश्चन है 7th नंबर हमारा, उस पर पूछा गया है कि यदि किसी कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड फॉर इस सब्सिट्यूट कमोडिटी क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि चाय पत्ती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि चाय पत्ती का जो दाम है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, लोगों का फोकस किस पे जाएगा, कॉफ़ी पे जाएगा। तो कॉफ़ी उसका सब्सिट्यूट हुआ। तो आप खुद सोचिए यदि चाय पत्ती का दाम बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी डिमांड करेंगे ना दोस्तों। तो कॉफ़ी जो है चाय पत्ती का एक सब्सिट्यूट आइटम है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजेस। मतलब कॉफ़ी का डिमांड बढ़ेगा, यानी कि सब्सिट्यूट कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा यदि प्राइस बढ़ता है किसी कमोडिटी का। तो एग्जांपल लेके समझिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंक्रीजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिमांड कर्व स्लोप। दोस्तों मैंने आप लोगों को डिमांड कर्व स्लोप अच्छे से समझाया था अपने लेक्चर में, जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था। तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड जाता है जैसे कि हमको पता है, इसका क्या मतलब है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है फॉर राइजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। ऑप्शन बी कह रहा है फॉर राइजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। ऑप्शन सी कह रहा है फॉर डिक्रीजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। और ऑप्शन डी कह रहा है फॉर डिक्रीजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट चेंज। तो देखिए दोस्तों ये जरा कर्व को देखिए, इसमें वाई एक्सेस पे प्राइस को मैंने पी से डिनोट किया है और एक्स एक्सेस पे हमने डिमांड को डी से डिनोट किया है। तो दोस्तों इसका जो कर्व होता है वो लीनियर कर्व होता है और स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि यदि प्राइस बढ़ेगा, जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, ठीक है दोस्तों। ज़रा बी नंबर ऑप्शन को देखिए, इसमें क्या पूछा गया, यदि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये तो ऐसे ही गलत है, वो कह रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, बिल्कुल गलत। दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, घटेगा। चलिए, तो उम्मीद है इसका भी समझ में आ गया क्यों ऑप्शन बी करेक्ट है। सी में देखिए क्या कर रहा है, सी में कह रहा है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा, ये भी गलत है, ठीक है। और डी में कह रहा है कि चेंज ही नहीं होगा, ये तो और गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइस और डिमांड जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि सप्लाई कर्व को इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए है गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसमें ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए टू सी ऑल। तो दोस्तों सप्लाई कर्व को इफेक्ट करने वाला फैक्टर इन तीनों में से तीनों है। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इफेक्ट करती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी इफेक्ट करते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट भी इफेक्ट करते हैं। जिन लोगों को इसका रिलेटेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा AVM मॉड्यूल ए का। उस पर जाके दूसरा जो लेक्चर है उसमें मैंने क्लियर कट सब कुछ समझाया है दोस्तों। डिमांड एंड सप्लाई का एक चैप्टर है, इसको आप ठीक से पढ़ें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी सेगमेंट का। इसमें पूछा गया है कि मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट के अंदर नैरो मनी में क्या क्या आता है दोस्तों। तो दोस्तों नैरो मनी मैंने अच्छे से समझाया था। नैरो मनी के अंदर आता है दोस्तों आपका करेंसी विद जनता, करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, करेंसी विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। ऑप्शन सी कह रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। और ऑप्शन डी कह रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट।
तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, नैरो मनी के अंदर क्या आता है। नैरो मनी के अंदर दो चीज़ आता है, जनता के साथ जो जनता के पास जो पैसा है और जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक में, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो जरा ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी भी यही कर रहा है ना कि जनता के पास जो पैसा है और डिमांड डिपॉजिट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए और आपके साथ शेयर किया और अच्छे से उसे एक्सप्लेन भी किया। तो कैसा लगा आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, और आपको कुछ सीखे या ना सीखे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं इस तरह का लेसन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जैसा आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे लाइक करें, इस लेसन को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।